ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो जो सीरीज एलसीआर सर्किट होगा उसमें हमारा सीरीज में ही आर, एल और सी तीनों लगा हुआ होगा अक्रॉस एसी सोर्स। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो दो एलिमेंट का एनालिसिस कंप्लीटली देख लिए हैं और उसको हम सॉल्व भी कैसे करते हैं उसको भी देख लिए थे। नाउ वी विल फेस द प्रॉब्लम, जो एक अच्छा मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग फिजिक्स। सो व्हाट इज द सर्किट? देयर इज अ रेजिस्टेंस आर, there is a capacitor of capacitance C, and we have an inductor over here of inductance L, and it is connected across an AC source like this. AC source को सिंपल ले लेता हूं, V equals to V naught sin ओमेगा t, और ये वाला सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, यानी करंट क्या होगा, लीड करेगा, लैग करेगा, कितने से करेगा, ठीक है, एंड उसके बाद पावर कितना होगा, ये सारे एनालिसिस जो है वो हम एक एक करके करने वाले हैं। सो यहां पर मान लो हमारा करंट है I किसी भी इंस्टेंट पे, तो ड्रॉप जो होगा वो हमारा यहां पर होगा, इस पर मान लो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और यहां पर जो है इसके अक्रॉस मान लो ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है उस इंस्टेंट पे, ये वाला है प्लस, ये वाला है माइनस। And now if I apply the KVL over here, the circuit is simple. IR plus Q by C plus L into DI by DT. That must be the external applied source. V naught sin omega t. तो देखो दोस्तों, AC में KVL जो है वो हमारा एप्लीकेबल है, बट रीडिंग्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज they have some phases as we can see, but KVL is perfectly applicable in the case of AC. ये वाला गलत फहमी से तो पहले अपने आप को बाहर निकाल लो। ठीक है, राइट। सो I is nothing but dq by dt. Okay, so what I have is L into d square q by dt square plus dq by dt into R plus q by C V naught sin omega t. So this is basically a second order linear differential equation having all possible terms जो कि हम देख सकते हैं। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने एक चीज सिखाया था, जो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन होता है वो ट्रायल सॉल्यूशन हमारा होता है Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज अ ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, AC बेसिकली हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सारे एलिमेंट्स जो है वो भी हमारे ऑसिलेट करना चाहिए। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग ट्रायल सॉल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू गेट। इसको अगर हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर ले, बाय द वे dq बाय dt का वैल्यू निकाल के रख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू Q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 एंड d स्क्वायर Q बाय dt स्क्वायर that is equals to minus Q naught omega square sine of omega t plus 5. Right. Now we substitute it over here. So what I get is Q naught sine of omega t प्लस 5 बाई C। ठीक है, प्लस अगला टर्म dq बाई dt R Q नॉट ओमेगा cos of omega t plus 5, right?
एंड प्लस माइनस हो जाएगा क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर एल साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा बाय द वे एक बात ध्यान देना, इसको सॉल्व करके हमें टी का वैल्यू नहीं निकालनी है। वी आर क्लेमिंग दैट इट इज अ ट्रायल सॉल्यूशन, मतलब ये हमारा क्यू आना चाहिए, दिस मस्ट बी वैलिड फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। सबसे पहले ये वाला बात तो अपने दिमाग पे क्लियर कर लो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन दैट वी विल सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ टी, दिस मस्ट कम आउट टू बी एन आइडेंटिटी। तो अगर हम ध्यान दें, व्हाट वी गेट इज थोड़ा बड़ा होगा, तो अगर मैं क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को बाहर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी को प्लस फाइव को बाहर ले लो तो मेरे पास आ जाएगा 1/c माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये आएगा, प्लस क्यू नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं ये देखूं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर मैं बाहर कर दूं तो व्हाट वी गेट इज बेसिकली ओमेगा आर एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वी नॉट, दैट वी आर गोइंग टू गेट, राइट। अच्छा तो एक काम करो, अब यहां पर क्यू नॉट ओमेगा को बाहर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्यू नॉट ओमेगा को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये मेरे पास जो आएगा दैट इज आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, यानी दैट कैन बी रिटन एज एक्स सी माइनस एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव and that must be equals to v naught sin of omega t। सॉरी मैंने ऊपर वाली लाइन पे लिखना भूल गया था, लिख देता हूं, सॉरी। ओके दोस्तों, तो अब जो है मैं इसको एक काम कर लेता हूं, यहां पर ध्यान दो, मैं इसको जो लिख रहा हूं क्यू नॉट ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होल इंटू आर बाई अंडर रूट ऑफ खतरनाक कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस एक्सी माइनस एक्सएल बाई अंडर रूट ऑफ खतरनाक साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा मेरे पास। And now that must come out to be equals to v naught sine omega t because it is an identity. And now try to understand, simply substitute this as sine alpha and this as cos alpha. So what we get is q naught omega under root r square plus xc माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। नाउ दिस मस्ट बी एन आइडेंटिटी दैट वी कैन सी। तो बेसिकली हर टी के लिए ये चीज हमारा वैलिड होना चाहिए। तो अगर ये चीज हमारा वैलिड होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, जो हमारा 5 प्लस अल्फा है दैट मस्ट कम आउट टू बी 0। इट मे बी 2 पाई, इट डजंट मैटर, वी नो दैट। सो 5 प्लस अल्फा मस्ट कम आउट टू बी 0
and Q naught must come out to be equals to V naught by omega under root R square plus XC minus XL का whole square. So these two conditions must valid simultaneously. And what is the value of alpha? If we see tan alpha is equals to R by XC minus XL. So alpha equals to tan inverse R by XC minus XL. ठीक है, एंड सो दिस इज अल्फा, तो फाई उसका नेगेटिव है, तो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन जो आ गया है Q इक्वल्स टू V नॉट बाई ओमेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. ये वाला टर्म हम एक्सपेक्ट किए थे. ठीक है, जो लोग अभी तक समझे हो वो लोग ये वाला टर्म तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप एक्सपेक्ट किए थे. एंड इसके बाद हमारे पास आ गया है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, क्योंकि फाई जो है वो हमारा माइनस अल्फा है. एंड दोस्तों ध्यान देना, करंट आई जो आएगा दैट इज सिंपली dq बाई dt. Now, if I differentiate, omega will come outside and omega will be cut. This is V naught under root R square plus XC minus XL का whole square. ठीक है, into cos of omega t minus alpha. हमें अच्छा लगता है साइन. ठीक है, हमें थोड़ा इससे प्रॉब्लम होती है. अच्छा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस फाई आई नो इक्वल्स टू कॉस फाई. साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस फाई आई नो इक्वल्स टू कॉस फाई. तो ये वाला जो क्वांटिटी है इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो व्हाट आई गेट इज I equals to V naught by under root R square plus XC minus XL इसका whole square sin of omega t एक ऐड करना पड़ेगा pi by 2 minus alpha that we can see. And pi by 2 minus tan inverse of this is nothing but pi by 2 minus tan inverse x. Within the principal limit, it will be cot inverse x. हम principal limit के बारे में बात कर रहे हैं. So basically, obvious सी बात है, and this can be also written as tan inverse of 1 by x. तो बस हमें यहां पर उल्टा कर देना पड़ेगा पाई बाई 2 करने पर. तो हमारे पास जो करंट आई आएगा दैट विल बी V नॉट बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी इसको उल्टा कर दो, यानी XC माइनस XL बाई R. So this is the value of current that we can clearly see over here. अच्छा, कुछ लोगों के मन पे सवाल उठता है, सर आपको मैं देखा हूं जो आप हमेशा ट्रायल सॉल्यूशन में क्यों लेते हो, जबकि हमें निकालना तो आखिरकार आई पड़ता है, क्यू को लेकर तो कोई इंटरेस्टेड रहता नहीं है, तो सर आप आई क्यों नहीं लेते हो?
Look, I always try to avoid integration as much as I can. The reason being pretty simple and straightforward. इंटीग्रेशन में हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम किसी भी तरीके से हैंडल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करने वाला है, क्योंकि आई अगर लूंगा तो क्यू लिखने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। सो ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑलवेज अवॉइडेबल जो हम वहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ना ले। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक द ट्रायल सॉल्यूशन रिगार्डिंग क्यू, एंड क्यू का ट्रायल सॉल्यूशन लेने के बाद फिर जब एक बार क्यू आता है वाया आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये साइन साइन मैच करना चाहिए एंड ये सामने का टर्म्स जो है वो आमने सामने मैच करना चाहिए, एंड फ्रॉम दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। अब ये वाला रिजल्ट को अगर हम गौर से ध्यान दें, इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं थी, जो मैं तुम लोगों को अभी तक सिखाया हूं। इफ आई ड्रॉ सिंपल फेजर एनालिसिस, so here is the direction of applied voltage, and in the resistance the current follows the voltage, ठीक है। Now in this direction, in the capacitor, the current leads the resistance by a phase of pi by 2. So we have a 1 by omega c over here, and otherwise दूसरे डायरेक्शन पे राइट, एंड ध्यान देना इक्विवेलेंटली this is R. In this direction, it is 1 by omega c minus omega L. Right? And then, इन दोनों का जो नेट वेक्टर सम होगा, this is my Z. And this is making an angle phi like this. And if we see, जो हमारा z होगा that will be nothing but under root r square 1 by omega c minus omega l का whole square, ठीक है। and tan phi is equals to tan जो हम देख सकते हैं साफ साफ 1 by omega c माइनस ओमेगा एल बाई आर। तो जो फेजर एनालिसिस हम लोगों ने 2 एलिमेंट सर्किट के लिए किए थे, वो सेम फेजर एनालिसिस एग्जैक्टली यहां पर भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, दैट वी कैन सी। सो जेड इज दिस एंड tan phi इज दिस। बोलोगे सर आपको कैसे मालूम 1 बाई ओमेगा सी बड़ा है? नहीं मालूम। ध्यान देना, ये वाला केस है XC ग्रेटर देन XR, ठीक है। हियर I leads V by a phase of pi by 2। I जो है वो हमारा V को लीड करता है, सॉरी फेज ऑफ phi, क्या लिख रहा हूं, सॉरी बाय अ फेज ऑफ phi। हाँ, दूसरा पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्रिएट हो सकती है, लेकिन हमारा वो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो याद रखना, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज अ माइनस tan इनवर्स x। दूसरा पॉसिबिलिटी क्रिएट तो ये हो सकती है, जो हमारा नेट नीचे की तरफ आए, ये हमारा R है, ये हमारा ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C है, यानी अब मेरा XL ग्रेटर देन XC है, जो कि हम देख सकते हैं
और यहां पर जो है देखो Z में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, look this was a clockwise anti-clockwise, now this phi is clockwise, automatically it will give me a negative angle, it will automatically give me a negative angle in this formula। देखो फॉर्मूला में XC माइनस XL बाई R है, XC बड़ा है, बढ़िया, फाई तुम्हारा पॉजिटिव आएगा तो साइन ओमेगा टी प्लस सम पॉजिटिव एंगल आएगा, और अगर XC छोटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला माइनस एक्स बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ध्यान दो आगे माइनस आके अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इट विल बी ओमेगा टी माइनस सम पॉजिटिव एंगल आएगा। तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हमें यहां पर कहीं पर एज्यूम नहीं किए हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो आया है पूरा का पूरा सही आया है। बट एक्सेल अगर ग्रेटर देन XC है तो इन दैट केस हियर I lags V by a phase of phi, यहां पे लैग करेगा, दैट्स फाइन, बट फॉर्मूला में भी तो आ रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला जो है वो हमारा यूनिवर्सल है। सो दिस इज द फेजर एनालिसिस, Z इज द इंपीडेंस, बेसिकली हमारा R के साथ जो XC और XL है वो 90 डिग्री का फेस बनाता है जो आपस में 180 पर सेट होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V, द फेज ऑफ V, डायरेक्शन इज अ वेरी लेम वर्ड, इट्स अ फेज ऑफ V। इन रेजिस्टेंस द करंट फॉलोज इट, इन कैपेसिटेंस करंट लीड्स इट बाय पाई बाय 2। देखो हम यहां पर जो बना रहे हैं वो करंट के लिए फेजर बना रहे हैं, तो V को इस पे रख के हम I के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर I दिया हुआ हो हमें V पर जाना है तो हम एग्जैक्टली उल्टा करेंगे, 1 बाई ओमेगा सी को नीचे करेंगे, ओमेगा एल को ऊपर करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है करंट हमारा गिवन है, तो करंट के डायरेक्शन में R को सेट करेंगे, तो वो हमारा R का V का डायरेक्शन है। अब कैपेसिटेंस में V हमारा लैग करता है, तो ये ऑटोमेटिकली वेक्टर नीचे आ जाएगा इन दैट वोल्टेज फेजर, एंड ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो आई एम मोर कंफर्टेबल रिगार्डिंग दिस इन करंट फेजर, ठीक है। मतलब मैं क्या करता हूं, वोल्टेज दिया हुआ होता है, मैं वहां से करंट निकालना प्रेफर करता हूं, सीरीज में नॉर्मली वही क्वेश्चंस बनते हैं। तो दिस इज माय फेजर, यहां पर जो एंगल से लीड करेगा करंट वोल्टेज से उतना एंगल से लीड करेगा। तुम अगर उल्टा देखना चाहते हो, तुम अगर गिवन करंट के लिए वोल्टेज दिखाना चाहते हो तो बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I नॉट इंटू जेड करो, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I नॉट, दिस इज नथिंग बट I नॉट, आई कैन सी। और फाई निकालने के बाद जो है तुम्हें V नॉट पे उतने से उसको लैग कराना पड़ेगा, उस बात को समझो। सो दोनों फेजर इक्विवेलेंट है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बस ध्यान रखना करंट निकालने के लिए वोल्टेज फेजर या वोल्टेज निकालने के लिए करंट फेजर इस्तेमाल मत कर लेना। दिस इज द वे आई ड्रॉ, यू वांट टू ड्रॉ द ऑपोजिट, आई हैव नो इश्यूज, यू वांट टू ड्रॉ द ऑपोजिट, आई हैव नो इश्यूज, बट ध्यान देना तुम अल्टीमेटली क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखे हैं, जो अगर मेरा अप्लाइड वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी हो तो इन दैट केस I जो आएगा दैट इज द I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पे I नॉट इज विजर्ड बाई V नॉट बाई Z, Z इज दिस, Z को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, जो कि हम लोगों ने पहले भी बोले थे। फाई इज दिस, दोनों कंडीशन है, फाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग फेजर दैट वी आर गोइंग टू सो, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ऑब्वियसली बात है देखना पड़ेगा द पावर इन दिस सर्किट। तो सर्किट पे हमारा पावर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है नॉन ओमिक एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो हमारा पावर होगा P इंस्टेंटेनियस, दैट विल बी इक्वल्स टू द V इंस्टेंटेनियस इनटू द I इंस्टेंटेनियस
तो P इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी V नॉट I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 and this will come out to be equals to V naught I naught by 2 and इसको अगर मैं ध्यान दूं this will come out to be equals to cos phi minus cos of 2 omega t plus phi. So that will give me the instantaneous power as I can see. ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. अच्छा, ध्यान देना ये वाला टर्म जो है दिस लाइज बिटवीन -1 to 1. दिस लाइज बिटवीन -1 to 1. सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा P इंस्टेंटेनियस का मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा जब cos phi जो है वो हमारा आ जाएगा -1. cos phi बोला, सॉरी cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 जो है वो हमारा आ जाए -1. तो जो हमारा मैक्सिमम पावर आएगा P max, so P max will be equals to V naught I naught by 2 यानी V naught square by 2z into cos phi plus 1. That is the maximum instantaneous power. और P minimum जो आएगा, P minimum जो आएगा वो तब आएगा जब cos of 2 omega t plus 5 that is equals to +1 हो. तो सिंपल सी बात है जो हमारा P मिनिमम का वैल्यू आएगा that will be equals to V naught square by 2z into cos phi -1. तो ये हमारा P max आ गया, ये हमारा P min आ गया है जो कि हम लोग देख सकते हैं. सो नाउ सी, अब हमारे पास क्या आ गया है, ये जो मिनिमम पावर है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज cos phi -1. तो ये वाला क्वांटिटी जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है. अनलेस एंड अनटिल cos phi हमारा 1 हो तो कभी ना कभी हमारा पावर जो है वो तो नेगेटिव होगा ही होगा. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा अनलेस cos phi इज इक्वल्स टू 1 हो, जो हमारा मिनिमम पावर होगा वो डेफिनेटली हमारा नेगेटिव होगा. यानी कैपेसिटर या फिर इंडक्टर जो है डेफिनेटली कभी ना कभी सोर्स को पावर सप्लाई कर रहा है. तो इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में चर्चा जो है वो हम लोग यहां पर कर चुके हैं. सो इफ वी गो फॉर द एवरेज पावर, सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज पावर इन वन साइकिल. अगर हमें एवरेज पावर निकालना है इन वन साइकिल तो इन दैट केस हमारे पास क्या आने वाला है, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ P instantaneous dt that is integrated from 0 to t and that divided by the total time period. ये तो हम लोगों ने बहुत बार जानते हैं, ये वाला टर्म का एवरेज तो 0 आएगा ही आएगा, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा. तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होगा that will be simply equals to V naught into I naught by 2 into cos phi. ठीक है. एंड नाउ अगर हम ध्यान दें, दिस इज नथिंग बट VRMS एंड इनटू IRMS.
So this can be also written as a Vrms into Irms into cos phi. This is called the, जैसे कि हम जानते हैं, this is called the power factor. अच्छा ध्यान देना, phi जो होगा that will lie between -pi/2 to pi/2. That implies cos phi जो है that is always greater than or equals to 0. It is always positive quantity. अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल तुम निकाल रहे हो तो उसे करस्पॉन्डिंग एक्यूट पे लेकर आओ. जो हमारा पावर इंस्टेंटेनियस होगा, जो हमारा एवरेज पावर होगा, क्या लिख रहा हूं, जो हमारा एवरेज पावर होगा, that is always a positive quantity. That can be shown like this, right? So cos phi जो होगा that is always greater than or equals to 0. And इसको और किस तरीके से हम लिख सकते हैं? बाय द वे ध्यान देना, अच्छा V नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? I नॉट बाई Z, तो I नॉट स्क्वायर बाई 2Z, सॉरी I नॉट स्क्वायर इंटू Z, and cos phi can be written as R by Z, so that can be written as I naught square R by 2. So the average power can also be written as Irms square into R. तो अभी तक जो हुआ था वो यहां पर भी वैलिड है. All heat is generated only in the resistor. बाकी जो हमारा कैपेसिटर है और इंडक्टर है उस पर कभी भी हीट जो है वो हमारा जनरेट नहीं होने वाला है. सुनाओ, ध्यान देना, Irms जितना बड़ा होगा एवरेज पावर भी उतना ही बड़ा होने वाला है. हमारा Irms जितना बड़ा होगा हमारा एवरेज पावर भी उतना ही बड़ा होने वाला है. इसका सिंपल इंप्लीकेशन क्या है? टू जनरेट मोर पावर I नॉट हमें बढ़ाना पड़ेगा. Irms बढ़ेगा तो I नॉट भी बढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ √2 का ही तो फर्क पड़ता है. तो जनरेट मोर पावर I नॉट को डेफिनेटली हमें बढ़ाना पड़ेगा, बट I नॉट इक्वल्स टू V नॉट बाई Z. V नॉट इज फिक्स, तो Z जो है वो डेफिनेटली हमें कम से कम रखना पड़ेगा. Z जो है वो हमें कम से कम रखना पड़ेगा. तो Z को अगर हमें कम से कम रखना है, what does it signify? Try to understand. Z का वैल्यू क्या होती है? That is under root of R square 1 by omega C minus omega L का होल स्क्वायर. मानते हो? गुड. देखो ये वाला क्वांटिटी पे तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, बट ओमेगा जो सोर्स का है दैट कैन बी मेड चेंज. सो ये वाला क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी इज वेरिएबल. अगर ये वाला जो है क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली वेरिएबल, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्क्वायरिंग हो रही है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है. तो ऑब्वियस सी बात है Z मिनिमम हमारा तब होगा when 1 by omega C minus omega L हमारा 0 हो. तो मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी
where it occurs is equals to omega naught. So omega naught must satisfy this equation. So from there what we will get is omega naught square equals to 1 by LC. तो ओमेगा नॉट जो आएगा that is right. अब यहां पर जो आता है ये वाले ओमेगा नॉट पे जो हमारा z है वो अपना मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू r. आई नॉट का जो वैल्यू है दैट विल बी v नॉट बाई r, जो हमारा cos phi होगा. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 1 बाई ओमेगा c इक्वल्स टू ओमेगा l हो जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0. सो phi इज 0. सो cos phi जो है वो हमारा 1 हो जाएगा. सो दिस इज, यहां पर जो है हमारा मैक्सिमम पावर फैक्टर भी हमें मिलने वाला है. तो ना केवल आई नॉट का वैल्यू जो है वो हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है, साथ ही साथ पावर फैक्टर भी मैक्सिमाइज हो रहा है. cos phi जो है वो हमारा 1 बन चुका है. तो मैक्सिमम पावर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू सिंपली v नॉट स्क्वायर बाई 2r. दिस इज कॉल्ड the condition of, this is called the condition of resonance. हम बोलते हैं सिस्टम जो है वो हमारा रेजोनेंस पे आ चुका है. तो जब रेजोनेंस पे आ चुका है तो इन दैट केस हमारा फाई जो है वो 0 बन चुका है. तो here current follows the voltage. और ये कैसे हो रहा है? At any instant, किसी भी इंस्टेंट पर जो हमारा gain in potential difference across C is equals to loss in potential difference across L, all the vice versa, यानी उल्टा. यानी C पर जितने पोटेंशियल का गेन हो रहा है उतना ही ड्रॉप हमें या तो इंडक्टर पे मिल जा रहा है, या इंडक्टर में जितना गेन हो रहा है उतना ही ड्रॉप हमें मिल जा रहा है कैपेसिटर में. इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में रेजोनेंस पे सेट इन हो चुका है, हम ये बोलते हैं, और तब हमारा सिस्टम जो है वो अपना रेजोनेंस पे आ चुका है. ठीक है. सो हम यहां पर एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली बात है, न्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC. अच्छा, ये चीज अब मैथमेटिकल नहीं है. एक चीज ध्यान देना, वी ट्राई टू design circuit such that we always try to design circuit such that जो हमारा cos phi है becomes close to 1. हम सर्किट को हमेशा इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो कि हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो हमारा
1 के नजदीक हो, द रीजन बीइंग सिंपल, देखो हमें जो पैसा देना है वो तो टोटल पावर का देना है, तो जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टिव पावर का पैसे देने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो हमारा सिस्टम के अंदर ही फंस जाता है। हमें जो मिलता है कोई ना कोई फॉर्म में, दैट अगर मान लो मुझे बल्ब जलाना है तो बल्ब का रेजिस्टर में जो है उस पर मुझे पावर ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं जब बिजली कंपनी को पैसा दे रहा हूंगा तो मैं बल्ब का रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग पैसा देना चाहूंगा। तो इंडक्टर जो है और कैपेसिटर का एनर्जी का पैसा अगर मुझे देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो पावर जो है वो एक्चुअल में हमारा किसी भी काम का नहीं है। तो सर्किट हम नॉर्मली डिजाइन ही इस तरीके से करते हैं, जो हमारा cos phi है दैट शुड बी क्लोज टू 1, यानी ओमेगा must be approximately omega naught। अगर करंट वर्सेस ओमेगा का मैं आई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करूं, आई नॉट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इन दैट केस ध्यान दो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे तो हमारा मैक्सिमाइज होता है, एंड जब मैं ओमेगा को अगर ओमेगा नॉट से बड़ा करूंगा, इन दैट केस ओमेगा एल वाला टर्म डोमिनेट करेगा, ओमेगा एल वाला टर्म डोमिनेट करेगा, तो वो आई नॉट को कम करेगा। ओमेगा को अगर बहुत बड़ा कर दूंगा तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा सर्किट है वो नेट पे अगर हम ध्यान दें हाईली इंडक्टिव बन जाएगा, करंट जो होगा वो हमारा प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। एंड वहीं पर अगर मैं ओमेगा को बहुत छोटा कर दिया तो 1/ओमेगा वाला सी जो टर्म है वो हमें बर्बाद करेगा, सर्किट हमारा हाईली कैपेसिटिव बन जाएगा, करंट प्रैक्टिकली जीरो बन जाएगा। द ग्राफ नीड नॉट बी हाईली सिमेट्रिक, बट स्टिल द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो बियॉन्ड ओमेगा नॉट, to the left of it and right of it, both I naught decreases substantially. Omega greater than omega naught, we say the circuit is inductive. Omega greater than omega naught, we say the circuit is inductive. And in this case, I lags V. And omega less than omega naught, we say the circuit is capacitive. और कैपेसिटिव सर्किट में अगर हम ध्यान दें तो I leads the applied voltage V. ठीक है, so this is the basics regarding the series LCR circuit. Okay.